सो हेलो एवरीवन, तो जनाब स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो आज बारी है सॉल्यूशन की, यानी कि आज के इस वीडियो में हम सॉल्यूशन चैप्टर के पीवाईक्यूज को कंप्लीट करेंगे जो कि जनवरी अटेम्प्ट 2024 में पूछे गए थे। ऑलराइट, हर बार की तरह आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, दिए हुए पीडीएफ को डाउनलोड करना है, उसका प्रिंट आउट निकलवाना है एंड अकेले बैठकर उन सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन सॉल्व करना है टाइम बाउंड मैनर में। उसके बाद यदि आपका कोई डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है, तो निश्चित तौर पे आप हमारे वीडियो से क्लियर कर सकते हैं। ऑलराइट, तो फिलहाल हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 जो कि फर्स्ट फाइव शिफ्ट 1 को पूछा गया था, वी हैव थ्री इक्वल सॉल्यूशन ऑफ NaCl, ओके, लेबल्ड एज A B C विद कंसंट्रेशन 0.1 मोलर, 0.01 मोलर एंड 0.001 मोलर रिस्पेक्टिवली। द वैल्यू ऑफ वेंट हाफ फैक्टर I फॉर दीज सॉल्यूशंस विल बी इन द ऑर्डर। तो बेसिकली यहाँ पर NaCl का इक्वल सॉल्यूशन दिया हुआ है A B C जिसका कंसंट्रेशन 0.1 मोलर है एंड हर बार सभी में मोलरिटी अलग है एंड आपको वेंट हाफ फैक्टर बताना है। तो बेसिकली इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि वेंट हाफ फैक्टर बेसिकली होता क्या है, I इक्वल टू होता क्या है। तो आपको एक बात को पता होनी चाहिए, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनिशियली। तो एक बार हम लिख देते हैं, तो जनाब ये फार्मूला होता है वेंट हाफ फैक्टर का, राइट। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनिशियली। तो यहाँ पर कहीं पे भी आपको मोलरिटी का कुछ भी नजर नहीं आने वाला है, राइट। तो बेसिकली जो वेंट ऑफ फैक्टर होता है वो मोलरिटी पे डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन पर ही डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल NaCl है तो ये डिसोसिएट होगा Na प्लस एंड Cl माइनस में, राइट। तो दो यहाँ पर एक था एंड यहाँ पर दो हो जाएंगे, राइट। तो ये होता है वेंट ऑफ फैक्टर। यहाँ पर मोलरिटी का कुछ भी मतलब नहीं होता है वेंट ऑफ फैक्टर में। तो NaCl होने की वजह से ये सभी वेंट ऑफ फैक्टर सेम ही होंगे, ना कि डिफरेंट होंगे। तो निश्चित तौर पे ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। ऑलराइट, IA इक्वल टू IB इक्वल टू IC। यहाँ पर कुछ भी डिफरेंट नहीं होने वाला, कोई ज्यादा या कम नहीं होने वाला है, क्योंकि वेंट ऑफ फैक्टर NaCl पर डिपेंड करेगा, मोलरिटी पर नहीं। ऑलराइट, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 2, मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल टू बी एडेड टू 18.6 किलोग्राम ऑफ वाटर टू प्रोटेक्ट द फ्रीजिंग पॉइंट एट -24 डिग्री सेंटीग्रेड इज। ओके, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हमको समझना है कि यहाँ पर पूछ क्या रहा है या फिर लिखा क्या है। ऑलराइट, तो जनरली वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? जनरली वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये तो आप सभी को पता ही होगा। और हम इसमें कितना इथाइलिन ग्लाइकोल मिलाएं तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट -24 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, राइट। तो बेसिकली ये क्वेश्चन में कह रहा है जनरली वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, पर हमें वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट करना है -24 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम कितना इथाइलिन ग्लाइकोल उसमें ऐड करें? ऑलराइट, वेरी सिंपल। तो जनाब डेल्टा TF क्या होगा? चेंज ऑफ टेम्परेचर इन फ्रीजिंग पॉइंट 24, राइट। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा TF, डेल्टा TF इक्वल टू IKFM। I मीन्स वेंट ऑफ फैक्टर, KF जो जनाब आपको यहाँ पर दे रखा है, M यानी कि मोलैलिटी, मोलैलिटी नहीं मोलैलिटी। ऑलराइट, तो हम थोड़ी सी स्पेस चाहेंगे क्योंकि हमको यहाँ पर इस क्वेश्चन को पर्टिकुलरली सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम पहले यहाँ पर इस चीज़ को रफ करते हैं, जस्ट अ सेकेंड। तो यस, अब हमने सही से रफ कर लिया है और अब हम सॉल्व करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डेल्टा TF इक्वल टू IKFM। ओके, डेल्टा TF 24 आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, I 1 होगा क्योंकि यहाँ पर कुछ भी उसके बारे में बताया नहीं गया है, KF 1.86 आई थिंक, यस 1.86। एंड मोलैलिटी के बारे में आप क्या बोलते हैं? मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? N सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। ऑलराइट, N सॉल्यूट यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम क्या लिख सकते हैं? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, राइट। वेट ऑफ सॉल्यूट, और यहाँ पर सॉल्यूट क्या है? इथाइलिन ग्लाइकोल। वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ये बेसिकली हमने N लिखा है यानी कि मोल्स। अब मोलैलिटी में मोल्स अपॉन सॉल्वेंट का वेट होता है, राइट। अभी हम लिखेंगे वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। ऑलराइट, अब हम ये नीचे की चीज़ों को भी रफ कर देते हैं ताकि हमें थोड़ी सी स्पेस और मिल सके। सो यस, अब हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 24 इक्वल टू, एक बार फिर से हम सारी की सारी वैल्यूज को सबसे पहले पुट कर लेते हैं। वेट ऑफ सॉल्यूट जो कि हमको निकालना है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, यही तो हमको पता करना है, यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट को हम एज इट इज लिख देंगे। नाउ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट जो कि आपको दिया हुआ है मोलर मास इन ग्राम पर मोल फॉर इथाइलिन ग्लाइकोल इज 62, राइट। यहाँ पर हम 62 लिख देंगे। एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वेट क्या होगा? 18.6 kg ऑफ वाटर। सारी चीजें आपको दे रखी हैं, 18.6 kg ऑफ वाटर एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट हमसे किलोग्राम में ही लिखना होता है। ऑलराइट, तो जैसे ही आप अब यहाँ से इन सारी चीज़ों को सॉल्व करेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट को जब आप निकालेंगे, इन सारी चीज़ों को सॉल्व करके, जनाब हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आप इसको बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं।
और जनाब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको 14.8 kg आएगा, जिसको आप राउंड ऑफ करके 15 kg लिख सकते हैं। ऑलराइट नाउ तो जनाब इसका आंसर कहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे इसका आंसर 15 kg। ओके, डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई के एफ एम, एम मीन्स मोलैलिटी। डेल्टा टी एफ हमें यहाँ से पता चला क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड जनरली वहाँ पर वाटर फ्रीज होता है। ऑलराइट, बट हमें पता करना था -24 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर वाटर फ्रीज हो रहा है तो कितना अमाउंट हम इथाइलिन ग्लाइकोल ऐड करेंगे। ओके, तो 1.86 kf था इनटू मोलैलिटी के लिए हम मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूट लिखते हैं, तो मोलैलिटी के लिए हमने वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट लिखा एंड इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। ऑलराइट, ये सारी चीजें लिखने के बाद हम अपने आंसर तक पहुंच पाएंगे, दैट इज 15 kg। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 3, अ सॉल्यूशन ऑफ 2 मिसिबल लिक्विड्स शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। ओके, नेगेटिव डेविएशन का मतलब होगा मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। ऑलराइट, तो यहाँ हमसे क्या पूछा गया है, इंक्रीज वेपर प्रेशर, इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट। ओके, ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं और हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। बेसिकली दो तरह का सॉल्यूशन होता है, एक होता है आइडियल सॉल्यूशन एंड दूसरा होता है आइडियल सॉल्यूशन एंड दूसरा होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। राइट, आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। राइट, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में भी दो तरह का होता है, एक होता है जो नेगेटिव डेविएशन शो करता है एंड एक होता है जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, और वही हमसे यहाँ पर पूछा गया है। नेगेटिव डेविएशन मीन्स मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप, जो कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, एंड पॉजिटिव डेविएशन का मतलब होगा मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। ओके, नेगेटिव का मीन्स होता है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप, दैट मीन्स यहाँ पर डिक्रीज बॉइलिंग पॉइंट वाले ऑप्शन को हम अभी से कट कर देंगे। राइट, इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट। अब हम वेपर प्रेशर के बारे में चेक करेंगे, तो निश्चित तौर पे अपने सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ते वक्त वेपर प्रेशर का ये वाला कुछ डायग्राम निश्चित तौर पे देखा होगा। जस्ट अ सेकेंड, इस तरीके से ये होता है PA एंड ये हो जाता है PB एंड ये होता है PT, PT इक्वल टू PA प्लस PB। राइट, बट निगेटिव डिविएशन के केस में जनाब, जस्ट अ सेकेंड हम अपना पेन चेंज कर लेते हैं। निगेटिव डिविएशन के जब केस में ये वाली लाइन थोड़ी सी नीचे आने लगती है, राइट, तो वहाँ पर वेपर प्रेशर कम हो जाता है निगेटिव डिविएशन के केस में, यानी कि डिक्रीज्ड वेपर प्रेशर, जो कि आपको ये लाइन से देखने को मिलता है। इन केस ऑफ पॉजिटिव डिविएशन ये लाइन ऊपर से निकलती है। राइट, तो यहाँ पर जनाब होगा डिक्रीज्ड वेपर प्रेशर, इंक्रीज्ड बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, द क्वांटिटी व्हिच चेंजेस विद टेम्परेचर। तो जनाब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट हम सबसे पहले समझेंगे। जो क्वांटिटी टेम्परेचर के साथ चेंज होगी वहां पर वॉल्यूम होगा ही होगा, यदि वहां पर वॉल्यूम नहीं है तो निश्चित तौर पे वो क्वांटिटी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होगी। अब हमको देखना है कि यहाँ पर ऐसी 4 ऑप्शन है, यहाँ पर हमको देखना है कि किसमें वॉल्यूम है। मोलैलिटी का जब हम फार्मूला लिखेंगे तो एन सॉल्यूट, मोलैलिटी, मोलैलिटी, ये सारे फार्मूले आपको आते ही होंगे। एन सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जनाब आपको यहाँ पर वॉल्यूम नजर आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का मतलब होगा यहाँ पर टेम्परेचर चेंज करते ही इसकी क्वांटिटी भी चेंज होगी, तो निश्चित तौर पे ऑप्शन नंबर 1 इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। ऑलराइट, मास परसेंटेज में आपको वॉल्यूम नहीं मिलेगा एंड मोलैलिटी में जनाब एन सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, ना कि वॉल्यूम, तो मोलैलिटी भी नहीं होगी एंड मोल फ्रैक्शन में भी आपको वॉल्यूम नहीं दिखाई पड़ेगा। वॉल्यूम सिर्फ और सिर्फ मोलैलिटी में होगा, तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ मोलैलिटी ऐसी होगी जहां पर टेम्परेचर चेंज होने के साथ क्वांटिटी पर इफेक्ट पड़ेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, जो कि 29 जैन शिफ्ट 1 को पूछा गया था। अ सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 इज 31.4% H2SO4 by mass and has a density 1.25 ग्राम पर ml. The molarity of H2SO4 solution is. ओके, तो इसका हम डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बताते हैं, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन में उलझ के रह जाएंगे। राइट, आपको सीधा सा फॉर्मूला याद रखना है। इस तरह के फॉर्मूले पे कई क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको यदि फॉर्मूला याद होगा तो आप सिंगल अटेम्प्ट में डायरेक्ट आंसर तक पहुंच पा रहे होंगे। ऑलराइट, जनाब ये रहा हमारा फॉर्मूला, मोलैरिटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 10। आई रिपीट, इनटू 10 होगा, 100 नहीं, डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। यदि आपने इस फार्मूले को पढ़ा है तो बहुत ही अच्छी बात है, यदि नहीं पढ़ा है तो अभी पढ़ लो, नोट कर लो अपनी शॉर्ट नोट्स कॉपी में। राइट, ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आंसर आपको यहाँ से मिल रहा होगा। तो बेसिकली यहाँ हमसे पूछा क्या गया है, मोलैरिटी ही हमसे पूछा गया है। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.25 ग्राम पर ml इंटू वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पर दिया हुआ है 31.4% H2SO4। तो जनाब हम इसको भी समझेंगे। 31.4% H2SO4 का मतलब होगा, मान लीजिए आपके पास 100 ग्राम सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन है, 100 ग्राम सॉल्यूशन है यदि आपके पास, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में से 31.4 ग्राम सॉल्यूट है एंड बाकी का सॉल्वेंट है। ऑलराइट, 31.4 ग्राम सॉल्यूट
एंड सॉल्वेंट कितना होगा 68.6 ग्राम। ऑलराइट, इसको हम ऐड करेंगे तो निश्चित तौर पे 100 ग्राम मिल जाएगा, 68 ग्राम सॉल्वेंट। तो इससे आप ये समझ सकते हैं 31.4% का 4% बाई मास का मतलब होगा यदि 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो उसमें से 31.4 ग्राम सॉल्यूट होगा एंड बाकी का सॉल्वेंट होगा। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 31.4 इंटू 10 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि यहाँ पर हमको दिया हुआ है H2SO4 का मोलर मास दैट इज 98। और ये आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो जब आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे तो निश्चित तौर पे यहाँ पर आपको 4 मिल रहा होगा और यही आपको आंसर में लिखना था 4 मोलर। राइट, तो हमारा ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से होगा। यदि आपको ये फॉर्मूला आता था तो निश्चित तौर पे आप 2-4 मिनट में ही इस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते थे। कोई बहुत टफ कैलकुलेशन भी आपको यहाँ पर नहीं दी गई है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज 7 × 10⁵ पास्कल एट 273 केल्विन। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेम सॉल्यूशन एट 283 केल्विन। जनाब यहाँ पर लिखा हुआ है सेम सॉल्यूशन। ओके, तो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू ICRT। ये फॉर्मूला आपने निश्चित तौर पे पढ़ा होगा। आई का यहाँ पर कोई भी जिक्र नहीं है इस क्वेश्चन में, तो जनाब आई को हम निगलेक्ट कर देंगे तो पाई इज इक्वल टू CRT बचेगा। सी यानी कि मोलरिटी वो हो जाएगी कांस्टेंट, क्योंकि जनाब सेम सॉल्यूशन है। आर गैस कांस्टेंट हमेशा से ही कांस्टेंट रहा है, तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बहुत ही ध्यान से देखना है, इसका फॉर्मूला होता है पाई इज इक्वल टू ICRT। आई यहाँ पर कुछ भी एसोसिएशन डिसोसिएशन का जिक्र हुआ नहीं है, तो निश्चित तौर पे आई को हम निगलेक्ट कर देंगे। CRT अब बचेगा पाई इज इक्वल टू CRT। सी यानी कि मोलरिटी, सेम सॉल्यूशन है तो मोलरिटी भी कांस्टेंट हो जाएगी। आर हमेशा से ही कांस्टेंट रहा है क्योंकि गैस कांस्टेंट होता है। एंड नाउ टेम्परेचर, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि π1/π2 इक्वल टू T1/T2। राइट, इस फॉर्मूले के थ्रू हम आंसर तक पहुंचेंगे। यहाँ पे जनाब देखिए, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन 7 × 10⁵ एंड π2 हमको निकालना है। ऑस्मोटिक प्रेशर दोबारा से हमको निकालना है। एंड T1 यानी कि 273 केल्विन। 273 केल्विन पर 7 × 10⁵ पास्कल ऑस्मोटिक प्रेशर था। एंड T2 यानी कि 283 केल्विन पर कितना होगा। एंड जब आप जनाब इसको सॉल्व करेंगे तो आप आसानी से π2 इक्वल टू 73 तक पहुंच पा रहे होंगे। सॉल्व करने के बाद जब आप राउंड ऑफ करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको 73 मिलेगा। 73 आप इस आंसर, ओके थोड़ी सी गलती होती है हमसे, यहाँ पर जनाब 73 होगा। और ये गलतियाँ आपसे एग्जाम में नहीं होनी चाहिए। भले ही आपको ये सारा कॉन्सेप्ट आता था, भले ही आपने सही से सॉल्व किया, बट यहाँ 73 एंड यहाँ पर आपने 74 लिख दिया तो जनाब +4 नहीं -1 मिलेगा। राइट, तो यहाँ पर हम 73 लिखेंगे। 73 × 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। राइट, ये सारी चीजें आपको वहां से मिल जाएंगी। इसको बहुत ही अच्छे से सॉल्व करना है हमको। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, मोलैलिटी ऑफ 0.2 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन। ओके, इसके लिए भी हम डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इधर उधर भागने की जरूरत हमको है नहीं। तो जनाब ये रहा फॉर्मूला, मोलैलिटी इक्वल टू मोलैलिटी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इंटू 1000 माइनस मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पर मोलैरिटी लिखा हुआ है एंड ये स्मॉल m मोलैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या पता करना है, मोलैलिटी ऑफ 0.8 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन। ओके, तो हम यहाँ पर मोलैरिटी का मतलब होगा 0.8 इंटू 1000। ओके, सब आपको एज इट इज वैल्यूज को पुट करते चले आना है, सॉल्व करना है, डायरेक्ट आंसर तक आप पहुंच पा रहे होंगे। इधर उधर भागने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। डेंसिटी ऑलरेडी हमको दी हुई है 1.06 इंटू 1000। मोलैरिटी जनाब हमको दे रखी है 0.8 एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट भी हमको पता है। H2SO4 का मोलर मास होता है, H2SO4 का मोलर मास होता है 98। यदि दिया है तो बहुत ही अच्छी बात है, यदि नहीं दिया है तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं 98। और थोड़ा सा हम आगे और सॉल्व कर देते हैं, बट उसके पहले हम थोड़ी सी स्क्रीन को ऊपर करेंगे ताकि हमें सही से समझ में भी आए। ऑलराइट, तो आप जब यहाँ पर सॉल्व करेंगे 0.8 इंटू 1000 दैट मीन्स 800, और यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो 1060 माइनस 8 8 64 यानी कि 4 हासिल 6 8 9 72 78.4। राइट, एंड फर्दर सॉल्व करेंगे 800 एंड जब इसमें से आप इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, अलग हम करके देख लेते हैं। 0 यहाँ पर हो जाएगा 78.4 यानी कि 6 और लास्ट में आपको आएगा 1, यहाँ पर जनाब 6 है। ओके, 105.98 यानी कि यहाँ पर नीचे आपको लिखना होगा 981.6। यदि आप इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 0 आ जाएगा एंड जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको निकल कर आएगा 0.815। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे 10⁻³ ऑलरेडी लिखा हुआ है। जब 10⁻³ के फॉर्म में आप लेकर आएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 815 इंटू 10⁻³ ऑलराइट,
और यहाँ पर 10.3 आपको ऑलरेडी नजर आ रहा है, तो इसको हटा करके यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ 815 लिखना था आंसर में। 815 लिखेंगे और हमको 4 नंबर मिल जाएंगे। ऑलराइट, ये क्वेश्चन टफ नहीं था। यदि आपको ये फॉर्मूला आता था तो निश्चित तौर पे आप इस क्वेश्चन को 2 मिनट के अंदर क्रैक कर सकते थे, क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा टफ कैलकुलेशन भी यहाँ पर नहीं है। ऑलराइट, तो सबसे पहले तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, बट उसके पहले हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो इसको हम रफ करेंगे इन सारी चीज़ों को। जस्ट अ सेकेंड। तो यस, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, जो कि 30 जैन शिफ्ट 1 को पूछा गया था। व्हाट हैपेंस टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन व्हेन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ नेफ्थलीन इज एडेड टू बेंजीन। तो नेफ्थलीन एंड बेंजीन दोनों के दोनों ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ऑलराइट, तो जब नेफ्थलीन को हम बेंजीन में ऐड करेंगे तो बन जाएगा सॉल्यूशन, और उसका फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा कम, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू सॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ पर जनाब इसका आंसर क्या होगा? पहले तो फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का ज़्यादा था, बट नेफ्थलीन को ऐड करते ही उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया, तो निश्चित तौर पर इसका आंसर हो जाएगा डिक्रीजेज। ऑलराइट, क्योंकि हमसे यही तो पूछा गया था कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, जैसे ही हमने नेफ्थलीन को बेंजीन में ऐड किया तो फ्रीजिंग पॉइंट के साथ क्या होगा? वो बढ़ेगा या फिर रिमेन्स अनचेंज, या फिर फर्स्ट डिक्रीज एंड देन इंक्रीज? नहीं जनाब, डायरेक्ट वो डिक्रीज ही हो जाएगा। ऑलराइट, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट वन। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द मास ऑफ सोडियम एसीटेट CH3COONA रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 0.35 मोलर एक्वस सोल्यूशन इज। मोलर मास दिया हुआ है हमको, वॉल्यूम दिया हुआ है, मोलर मास दिया हुआ है, एंड मोलरिटी दी हुई है। तो जनाब क्या करें हम जिससे कि हमको इसका वेट पता चल जाए? तो बहुत ही सिंपल से 2 फार्मूले का यूज होगा एंड आप डायरेक्टली आंसर तक पहुंच पाएंगे। तो जनाब सबसे पहला फार्मूला होगा मोलरिटी। ये तो आपने कई बार देखा होगा। मोलरिटी मीन्स मोल्स ऑफ सॉल्यूट एन सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो मोलरिटी हमको दी हुई है 0.35 एन सॉल्यूट, यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमको पता नहीं है, तो इसको एज इट इज रखेंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यानी कि 250 ml है जनाब, तो इसके लिए हमें 1000 से मल्टीप्लाई भी करना होगा। एंड एन सॉल्यूट, इसको ऐसे काट देंगे, यहाँ से यहाँ 4 बचेगा, यानी कि एन सॉल्यूट दैट इज मोल्स, एन सॉल्यूट कितना होगा? 0.35 डिवाइड बाई 4। ऑलराइट, यहाँ तक तो जनाब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एन सॉल्यूट इक्वल टू 0.35 डिवाइड बाई 4, यानी कि 0.35 डिवाइड बाई 4 मोल्स हैं सोडियम एसीटेट में। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ऑब्वियसली इट इज ऑफ सोडियम एसीटेट, राइट। 0.35 डिवाइड बाई 4 एंड मॉलिक्यूलर वेट हमको दिया हुआ है 82.02। तो जनाब वेट इस तरीके से लिखेंगे हम, 0.35 डिवाइड बाई 4 को एज इट इज रखेंगे एंड मॉलिक्यूलर वेट यहाँ से इस तरफ आ जाएगा, एंड यहाँ पर लिखा हुआ है 82.02। 82.02 इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो निश्चित तौर पे आप अपने आंसर तक पहुँच पाएंगे, जो कि आएगा 7.17, एंड जब आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 7 ग्राम्स आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ी सी हम स्क्रीन को ऊपर करेंगे, राइट, 7 ग्राम आपका आंसर आ जाएगा, और वही तो हमको यहाँ पर लिखना था। तो इस खाली जगह में आप लिखेंगे 7 एंड आपको मिल जाएंगे +4 मार्क्स। ऑलराइट, तो नाउ क्वेश्चन नंबर 10, जो कि 30 जैन शिफ्ट 2 को पूछा गया था। इफ अ सब्सटेंस A dissolve in a solution of a mixture of B and C with their respective number of moles as Na, Nb and Nc, मोल फ्रैक्शन ऑफ C। तो जनाब हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ C बताना है, एंड ये रहा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर थोड़ी सी प्रिंटिंग एरर थी जिसकी वजह से हमने इसको सही से लिख दिया है, Nc डिवाइड बाई Na इंटू Nb इंटू Nc, और आप ऑप्शन 2 को भी देख सकते हैं, एंड फर्दर ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 4 को भी आप सही से देख पा रहे होंगे। ऑलराइट, तो जनाब मोल फ्रैक्शन किस तरीके से लिखा जाएगा ये तो आपने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही सीखा था, राइट। तो फॉर एग्जांपल हम अलग तरीके से आपको समझाते हैं कि 2 सॉल्यूशन थे A एंड B। फॉर एग्जांपल A एंड B 2 सॉल्यूशन थे, इस तरीके से आपने निश्चित तौर पे सीखा होगा। यदि हमने इनको मिक्स कर दिया, उसके बाद हमसे पूछा गया मोल फ्रैक्शन ऑफ A क्या होगा, तो हम मोल फ्रैक्शन ऑफ A पता करने के लिए ऊपर A लिखते थे, मोल फ्रैक्शन ऑफ A, एंड नीचे उनका एडिशन लिख देते थे Na एंड Nb। उसी तरीके से जितने ज़्यादा सॉल्यूशन होते जाते थे हम यहाँ पर ऐड करते जाते थे, राइट। और यहाँ पर कोई भी प्लस के अलावा कोई दूसरा साइन नहीं होगा, माइनस, मल्टीप्लाई, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो जब आप इस ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ तो ऐसे ही कट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जनाब आपको मल्टीप्लाई देखने को मिलेगा, बट जैसे ही आप ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे तो निश्चित तौर पे ये आपको सही से दिखाई पड़ रहा होगा, क्योंकि हमसे मोल फ्रैक्शन ऑफ C पूछा गया था, तो इसलिए हम ऊपर NC लिखेंगे एंड नीचे Na, Nb, Nc, यानी कि मोल फ्रैक्शन C अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ A, मोल फ्रैक्शन ऑफ B प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ C, इस तरीके से लिखेंगे और हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। एंड ऑप्शन नंबर 3 और 4 को भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर जनाब माइनस होगा तो इस वजह से निश्चित तौर पे ये गलत हो जाएगा, एंड ऑप्शन नंबर 4 में तो ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि Nb अपॉन Na प्लस Nb पूछा गया है। ये वाला ऑप्शन कब सही होता? जब सिर्फ और सिर्फ 2 सॉल्यूशन होते A एंड B और हमसे B का मोल फ्रैक्शन पूछा जाता, तब जाकर ये वाला ऑप्शन सही होता, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, तो निश्चित तौर पे ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट वन।
एंड नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 11 जो कि 30 जैन शिफ्ट 2 को पूछा गया था। द सोल्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग विद हाईएस्ट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। राइट, तो हमको यहाँ पर बताना है कि इन चार ऑप्शन में से ऐसा कौन सा है जिसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा। ऑलराइट, तो जनाब पहले तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि यदि प्योर सॉल्वेंट हमारे पास है और उसमें हमने कोई सॉल्यूट ऐड किया, प्योर सॉल्वेंट हमारे पास है उसमें हमने कोई सॉल्यूट ऐड किया, तो निश्चित तौर पे उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, ना कि बढ़ेगा या फिर सेम रहेगा। निश्चित तौर पे उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होने लगेगा। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सॉल्यूट ऐड करने से आपस में इंट्रैक्शन बढ़ जाती है। जब इंट्रैक्शन बढ़ जाती है तो बहुत ही आसानी से हम उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को फ्रीज कर सकते हैं। ऑलराइट, एंड जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं यानी कि जो डिसोसिएट हो जाते हैं उनका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू जो डिसोसिएट नहीं होते हैं। ओके, तो अभी हमने अपने सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया है और अब हम अपने ऑप्शंस की तरफ जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1, 180 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड डिजॉल्व्ड इन वाटर। ओके, एसिटिक एसिड डिजॉल्व्ड इन वाटर CH3COOH, एंड जब हम इसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो इस तरीके से ये डिसोसिएट होगा CH3COO- प्लस H प्लस। राइट, बहुत ज़्यादा तो डिसोसिएट नहीं होगा बट निश्चित तौर पे थोड़ा डिसोसिएट होगा तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आएगा। एंड इन केस ऑफ 2, ऑप्शन नंबर 2, एसिटिक एसिड डिजॉल्व्ड इन बेंजीन, तो जनाब यहाँ पर कोई भी डिसोसिएशन नहीं होगा, ये दोनों अलग अलग रहेंगे एज अ सिंगल यूनिट। ऑलराइट, ऑप्शन नंबर 2 तो होने से रहा क्योंकि यहाँ पर कोई भी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट नहीं आएगा। एंड ऑप्शन नंबर 3, 180 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड डिजॉल्व्ड इन बेंजीन, बेंजोइक एसिड डिजॉल्व्ड इन बेंजीन, यहाँ पर भी कोई भी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट नहीं आएगा क्योंकि जनाब यहाँ पर डिसोसिएशन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं होगा। एंड 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजॉल्व्ड इन वाटर, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी कोई भी डिसोसिएशन नहीं होगा, मॉलिक्यूल्स अलग अलग रहेंगे। ऑलराइट, तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन 1 में डिसोसिएशन हो रहा था तो वही हमारा ऑप्शन सही होगा। हाईएस्ट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट विल बी इन द ऑप्शन नंबर 1। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। 31st जैन शिफ्ट 1 को पूछा गया था। आइडेंटिफाई द मिक्सचर दैट शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। ओके, पॉजिटिव डेविएशन बेसिकली होता क्या है? जब ए बी का इंटरेक्शन ए एंड बी के इंटरेक्शन से कम हो जाए तब जाकर के पॉजिटिव डेविएशन होता है। एंड निगेटिव डेविएशन क्या होता है? इन केस ऑफ निगेटिव डेविएशन ए बी का इंटरेक्शन ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू ए एंड बी के इंटरेक्शन से। ऑलराइट, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ भी इसमें टफ नहीं है। तो अब हम अपने ऑप्शंस की तरफ जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1, CH3 होल ट्वाइस CO, यानी कि इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3, एंड साथ में क्या है C6H5NH2। ओके, इस तरीके से हम C6H5NH2 यानी कि हो जाएगी एनिलीन। एंड जनाब आपको बहुत ही आसानी से नजर आ रहा होगा, हम एक बार पेन चेंज करके जनाब आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लग जाएगी। आप इन तीनों H को ऐसे ओपन करके भी लिख सकते हैं। राइट, तो यहाँ पर आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ए बी का इंटरेक्शन ज्यादा हो जाएगा ना कि कम। ज्यादा होने की वजह से ये हो जाएगा निगेटिव डेविएशन, और हमसे पूछा गया है पॉजिटिव डेविएशन, तो निश्चित तौर पे ये वाला ऑप्शन हो जाएगा गलत। ऑलराइट, एंड नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन 2, CHCl3 प्लस C6H6। हम अपना रेड पेन वापस लेकर आते हैं। CHCl3, ओके, इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे CHCl3 को, Cl Cl एंड Cl। नाउ C6H6 यानी कि ये हो जाएगी बेंजीन। ओके, अब जनाब हाइड्रोजन एंड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लगती है जिसकी वजह से ये भी पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। हाइड्रोजन एंड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लगती है जिसकी वजह से ये हो जाएगा निगेटिव डेविएशन, सॉरी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से निगेटिव डेविएशन शो करेगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होने वाला। नाउ ऑप्शन नंबर 3 की तरफ जब हम देखेंगे एक बार फिर से CHCl3, ओके, एंड CH3 होल ट्वाइस CO यानी कि एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। यहाँ पर भी जनाब आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग निश्चित तौर पे नजर आ ही रही होगी। ओके, तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये वाला भी आंसर नहीं होगा। निश्चित तौर पे यहाँ पर तीनों कट चुके हैं, तो निश्चित तौर पे ये वाला ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। बट ये कैसे होगा? हम यहाँ पर ड्रॉ करना चाहेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 CS2। यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी नहीं। राइट, अब देख पा रहे होंगे किसी भी प्रकार की हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर नहीं होगी, तो निश्चित तौर पे जनाब ये होने वाला है पॉजिटिव डेविएशन, क्योंकि ए बी का इंटरेक्शन कम है इन कंपैरिजन टू ए एंड बी के इंटरेक्शन से। ऑलराइट, वेरी सिंपल। आपको एक्चुअली ये सारी चीजें याद होनी चाहिए, आपको एग्जांपल्स याद होनी चाहिए कि आइडियल सॉल्यूशन के क्या एग्जांपल हैं, नेगेटिव डेविएशन के क्या एग्जांपल हैं, पॉजिटिव डेविएशन के क्या एग्जांपल हैं, तो आप निश्चित तौर पे बहुत ही जल्दी क्वेश्चन को क्रैक कर पा रहे होंगे।
एनसीईआरटी में कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आपको वो एज इट इज हूबहू याद होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जनाब उन्हीं ऑप्शन से होकर के आता है। ऑलराइट, तो हम अभी आपके लिए कुछ चीजें लिख देते हैं, आपको वो एज इट इज याद रखनी है। ओके, तो जनाब हमने सभी एग्जाम्पल्स को लिख दिया है। आइडियल सॉल्यूशन में एनहेक्सेन एंड एनहेप्टेन, ब्रोमो इथेन एंड क्लोरो इथेन, बेंजीन एंड टोल्यूइन, ये 3 एग्जाम्पल्स आपको नजर आ रहे होंगे जो आइडियल सॉल्यूशन में होते हैं। एंड निगेटिव डिविएशन के लिए, पॉजिटिव डिविएशन के लिए भी हमने आपको एग्जाम्पल लिख करके दे दिए हैं। H2O plus C2H5, H2O plus CCl4, H2O plus CH2, CCl4 plus CH3OH, ये सभी पॉजिटिव डिविएशन को शो करते हैं। एंड हियर इट इज नेगेटिव डिविएशन में H2O plus NaOH, H2O plus HNO3, H2O plus H2SO4, H2O plus HCl, और ऊपर के 3 ऑप्शंस को भी आप साथ में याद रख सकते हैं, यानी कि एसीटोन प्लस C6H5NH2 यानी कि एनिलीन, CHCl3 प्लस C6H6CHCl3 प्लस एसीटोन, ये सभी आपको याद होने चाहिए। इन सभी को आपको बिल्कुल याद कर लेना है, राइट, क्योंकि जब आप इन चीज़ों को याद कर लेंगे तो निश्चित तौर पे 2 या 3 सेकंड में ही आप उस क्वेश्चन को क्रैक कर पाएंगे। एंड ऐसे क्वेश्चन कंटिन्यूअसली पूछे जाते रहे हैं पिछले भी जेई के एग्जाम्स में, ऑलराइट, तो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए, जो फ्रिक्वेंटली पूछी जाती है ना, वो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए ताकि एग्जाम में आप टाइम बचा सकें। तो मूविंग फॉरवर्ड, तो जनाब हमने अपने सारे के सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। 12 क्वेश्चन पूछे गए थे इस चैप्टर से, हमने सारे के सारे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट किया। आपने भी पूरे मन से इस वीडियो को देखा होगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय, एंड आई लव यू ऑल।